हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप सो कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सेफ होगे। आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म्स की स्ट्रक्चर, शुक्राणु की संरचना के बारे में। आपके जो भी डाउट थे हमारे प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। एंड आपको नोट्स चाहिए तो आप ड्रीम क्लासेस की ऐप पर जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़िएगा हमारे स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो मैं पहले आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि हमारा स्पर्म कैसा होता है। बोला जाता है कि स्पर्म हमारे स्पून के आकार का, चम्मच के आकार का होता है। तो देखते हैं हम हमारे स्पर्म की संरचना। आपको स्लाइड पे स्पर्म की संरचना दिख रही होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्पर्म की संरचना बनाते हैं हैंड से। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है: सर, गर्दन और पूंछ। हेड, नेक एंड टेल में डिवाइड होती है। तो देखते हैं हम हमारे स्पर्म की स्ट्रक्चर को। हम बना रहे हैं पहले नेक। हमने क्या बनाया? पहले नेक। उसके बाद में हम बना रहे हैं मिड पोर्शन। देन वी विल कन्वर्टेड मिड पोर्शन इन अ टेल। क्लियर? फिर हमें बनाना है हेड। क्या बनाना है हमें? स्पर्म का हेड। इस तरह से स्पर्म का हेड होता है। ये जो स्पर्म का हेड होता है इसके ऊपर इस तरह से एक टोपीनुमा संरचना बनी हुई होती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये स्पर्म का हमारा है हेड, ये है हमारी नेक, एंड नेक्स्ट जो भी पोर्शन बचता है ये है हमारी टेल, एंड ये है हमारा मिड पार्ट, जिसे कि हम बोल देंगे मिडल पार्ट। जैसे ही ये डायग्राम कंप्लीट होगा उसी तरह से हमारी स्पर्म की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल कंसंट्रेट से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ हेड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिर्फ और सिर्फ हेड की। हेड में यहाँ पर एक टोपीनुमा संरचना होती है इस तरह से। चलिए अगर मैं बात करूं स्पर्म के शीर्ष की, हेड की, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि यह स्पर्म का चौड़ा भाग होता है। बिल्कुल यह स्पर्म का चौड़ा भाग है। हमें खुद को दिख रहा है कि यह स्पर्म का चौड़ा भाग है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जिसमें न्यूक्लियस, एक्रोसोम व साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें यानी कि हेड में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, एक्रोसोम ही बोलते हैं, साइटोप्लाज्म केंद्रक होता है। साइटोप्लाज्म केंद्रक नहीं बच्चा, सॉरी मिस्टेक हो गई, कोशिका द्रव्य। चलिए अब इस चीज को हम इस डायग्राम में बनाएं। ये हमारा होगा केंद्रक, ये हमारा क्या होगा? केंद्रक। यहां पे होगा हमारा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, एंड ये हमारा है, ये वाला पार्ट हमारा है एक्रोसोम। क्या है ये? हमारा एक्रोसोम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो हमारे शुक्राणु प्रशु कोशिका बनी थी ना, स्पर्मेटिड बनी थी,
उससे होता है। और ये जो हमारा न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस का निर्माण जो हमारे शुक्राणु प्रशु कोशिका बनी थी उसके न्यूक्लियस से होता है। ये बात आपको समझ में आई कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसका निर्माण जो हमारी शुक्राणु प्रशी कोशिका बनी है उसके न्यूक्लियस से होता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट लाइन लेते हैं हम। एक्रोसोम के बारे में करते हैं। एक्रोसोम क्या है हमारा? ये है हमारा एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है बेटा? अपने दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है, यानी कि ये कैसी है? दोहरी झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन है। अब दोहरी झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन है और एक टोपी नुमा संरचना है। कैसी है ये? टोपी नुमा संरचना है। इस टोपी नुमा संरचना के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें हेड में पता करनी है, डायग्राम में भी इंक्लूड करके रखो तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक्रोसोम के अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है ना, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये अंडाशय की भित्ति को गला देता है। अगर देखो ये हमारा ओव्यूल है और यहाँ पे हमारा स्पर्म चला भी गया और ये अंडाशय की भित्ति को नहीं गला पाया तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो हमारा निषेचन ही नहीं होगा, तो हमारे अंडाशय की भित्ति को गलाना भी जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? हमारा हाइलुरोनिडेज एंजाइम करता है। अब आप मुझे बताएंगे, आज का क्वेश्चन आपका जीके का क्वेश्चन ये है कि जो ये एंजाइम्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स होते हैं या फिर कुछ भी केमिकल होता है, तो ये एज किसके पीछे लगा हुआ होता है? इसके पीछे एज लगा हुआ है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? जिसके भी पीछे एज लगा है उसका मतलब क्या है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये हमारा कोशिका द्रव्य है, ये हमारा केंद्रक है। अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में ऑफ कोर्स हम ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहे हैं, तो स्पर्म में डीएनए है जो कि कैसा है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। अब आप मुझे जल्दी से डीएनए की फुल फॉर्म लिखकर बताएंगे एंड कोई इंटेलिजेंट बच्चा जिसको ये पता हो कि डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो भी आप मुझे लिखकर बताएंगे। और जो जो बताएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सब का नाम मेंशन करूँगी कि किन किन ने क्या क्या बताया था, यानी कि किस तरह से बच्चों को नॉलेज है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे मिडल पार्ट की, तो उससे पहले हम किसको ले लेंगे? हमारे नेक को। नेक क्या है? हमारा एक सकरा भाग है जो कि इसे स्थिरता प्रदान करने का काम करता है। अब इसके अंदर समीपस्थ व दूरस्थ तारककाय प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं नेक की बात करूं, यहाँ मैं लिख देती हूँ नेक के बारे में। इसमें समीपस्थ व दूरस्थ तारककाय प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो नेक है उसके अंदर क्या है? हमारे समीपस्थ व दूरस्थ तारककाय प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे हमारे मिडल पार्ट की।
मिडल पार्ट में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको पता है कि हमारा जो स्पर्म है वो चलनशील होता है, मोशन करता है। तो वो मोशन किस तरह से करता है, तो हम इसके मिड पार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस रोड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसके चारों तरफ बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये जो मैंने रेड बनाया है ना, ये तो है हमारा अक्षीय तंतु है, ठीक है। और ये हमारा जो पॉइंट मैंने बनाया है ना, ये हमारा नेबुलर कण आच्छद, जो कि हमारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो कितना स्ट्रेंज है कि जो ये हमारा मिडल पार्ट है, इसके अंदर अक्षीय तंतु के द्वारा बहुत सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया जुड़े हुए होते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पे डिस्कस करेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों जुड़े हुए होते हैं। अभी तक हमें डायग्राम की आगे जरूरत नहीं पड़ने वाली है समझाने में, इसलिए मैं आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर को बिल्कुल वापस से रिपीट करके बता रही हूँ। फिर हम सिर्फ और सिर्फ इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे एंड टेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल फिल हो गया है तो आपको आगे समझ में भी नहीं आएगा मैं क्या लिखूंगी। तो मैं आपको वापस बता रही हूँ कि हमारा स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हमारा हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल। मिडिल पार्ट को हम पार्ट नहीं मानते हैं, ये हमारे नेक में ही आता है, तो इसलिए मैं 3 भाग बोल रही हूँ। आप मुझे मत बोलिएगा कि मैम 4 दिख रहे हैं, ठीक है। एंड जो हमारा हेड है, हेड में हमारे होता है एक्रोसोम, कोशिका द्रव एंड केंद्रक। केंद्रक में हमारे क्या होता है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से जाएगा, युग्मक के स्थानांतरण द्वारा, जनन द्वारा, निषेचन द्वारा। इज दैट क्लियर। तो हमारा डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, आप लोग कमेंट करिएगा बार बार। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये किन किन से मिलकर बना है, ये हमारे बना है पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजन बेस से एंड फॉस्फेट ग्रुप से। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में हमारे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाएंगे जो कि हमारे स्पर्म को क्या करेंगे, पोषण प्रदान करने का काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे जो स्पर्म का हेड होता है, इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। ये टोपीनुमा संरचना क्या है, हमारी एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, हमारे एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, हमारे अंडाणु की भित्ति को भेदन या छेदने का कार्य करता है। इन इंग्लिश जो हमारे एग मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर देता है, लेयर को डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट हमारा नेक। नेक में हमारे समीपस्थ व दूरस्थ तारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में हमारे बहुत से अक्षीय तंतु जो आपस में जोड़े रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पाए जाते हैं। एंड लास्ट हमारा टेल, इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो चलो इसको साफ कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले ही ली होगी अभी तक, तो अब हम आगे देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एंड हमारे टेल के बारे में। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, इसकी थोड़ी सी कहानी माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी बताती हूँ आपको। फिर जो हमारा सेल वाला चैप्टर होगा उसमें तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छे से करेंगे ही। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसकी खोज
खोज किसने की है, इसको नाम किसने दिया है और इसको क्या बोला जाता है? जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। अब कोशिका का शक्ति गृह हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, जल्दी से एटीपी की फुल फॉर्म बता दो। अब पहले बताइए ना मैंने, जल्दी से एटीपी की फुल फॉर्म बता दो। एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी ऊर्जा देती है जिससे एनर्जी आती है ना। फिर ये एनर्जी हमारे किसके पास चली जाएगी? टेल। टेल क्या करती है? मूवमेंट करती है इस तरह से मूवमेंट करती है, जो कि स्पर्म को आगे की तरफ मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। ये सब था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स के बारे में। अब हम कुछ हार्मोन से रिलेटेड भी कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो स्पर्म्स है उसका टॉपिक क्लोज हो जाएगा आज। क्लियर? चलिए देख लीजिए आप इसे, फिर हम करते हैं। चलिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हार्मोन का नियंत्रण किस तरह होता है, शुक्राणु जनन का हार्मोन नियंत्रण कैसा होता है। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, कौन? हमारी हाइपोथैलेमस, या मैं हिंदी में भी लिख दूंगी सब कुछ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है? GnRH। आप लोग मुझे बताइए GnRH क्या है हमारा? GnRH है हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस क्या करती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। उसके बाद ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH सिक्रेट करती है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि हमारी जो लैडिंग कोशिकाएं थी उनके थ्रू आउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। फिर ये टेस्टोस्टेरोन एंड FSH हमारा सर्टोली सेल्स होती है, वहाँ से हमारे जो शुक्राणु बने थे, शुक्राणु प्रशी बने थे, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मिल जाता है। जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, तो हमारी सर्टोल सेल इनको क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है एंड नेगेटिव फीडबैक देती है। तो ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? LH और FSH को सिक्रेट करना बंद कर देती है। उसके बाद अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो हमारे वापस नेगेटिव फीडबैक जाता है एंड हाइपोथैलेमस इनको सिक्रेट करना बंद कर देती है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, हो सकता है मेरी स्पीड तेज़ थी, तो मैं आपको स्पीड धीरे करके समझाती हूँ कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे खुद को लगा कि स्पीड बहुत तेज़ थी। हाइपोथैलेमस हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अब हाइपोथैलेमस क्या करती है बच्चा? हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है। किसको सिक्रेट करती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये LH क्या है? हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट कर रही है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? हमारा लैडिंग सेल्स के पास जा रहा है। लैडिंग सेल्स के पास ये जाने के बाद लैडिंग सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा क्या है? एक नर हार्मोन है। अगर आपसे 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, हमारा एक नर हार्मोन है, इसका सिक्रेशन करती है। जब इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये टेस्टोस्टेरोन एक्सेस हो जाता है। एक्सेस हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देने के बाद में एक्सेस हो जाता है
तो नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक के बाद में हमारे हाइपोथैलेमस इनको सीक्रेट करना बंद कर देता है। टेस्टोस्टेरोन ये हमारे क्या है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन में हमारे पिट्यूटरी से सीक्रेट हुआ, जो सर्टोली सेल्स के पास गया। सर्टोली सेल्स हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके। जब वापस ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये इनहिबिट करता है ना, अनुरोधन रोकने का काम करेगा, निरोधक का काम करेगा। फिर ये पिट्यूटरी के पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा और ये पिट्यूटरी ये दोनों हार्मोन सीक्रेट करना बंद कर देगी। मतलब काम भी होएगा और जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो जाएगा तब वो उसको सीक्रेट करना भी बंद कर देती है। इज़ दैट क्लियर? तो अभी तक का हम हमारे इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड जो हमारे हार्मोनल नियंत्रण है ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं अंड जनन के बारे में। बने रहिएगा हमारे लेक्चर सीरीज़ के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है हमसे कांटेक्ट कीजिए, हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास है, नहीं तो आपको यहाँ हेल्पलाइन नंबर शो हो रहे होंगे। एंड किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कभी भी कोई भी डाउट पूछ लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बिल्कुल उनके आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोग इसी तरह से एक्टिव रहे डेली। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।